साथियों नमस्कार। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम कक्षा 8 के लिए प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2025 का जो मॉडल पेपर है वो हल करने वाले हैं। ठीक है, ये जो पेपर है उसकी अवधि 2.5 घंटे की होगी और कुल 80 नंबर के जो है सवाल इसमें से पूछे जाएंगे। 20 नंबर आपके स्कूल से भेजे जाएंगे। कुल मिला के 100 नंबर का जो है पेपर आपके रहेगा। ठीक है, 80 नंबर तो पेपर में से आएंगे और 20 नंबर जो स्कूल से भेजेंगे तो पूर्णांक हमारे कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। तो देखो पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है निम्न में से सिंचाई की आधुनिक विधि है। तो देखो जब मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था तो आपको मैंने बताया था कि सिंचाई की 2 विधियां होती है, एक तो पारंपरिक विधि और दूसरी आधुनिक विधि। पारंपरिक विधि में क्या है, रहट, ढेकड़ी, मोट, चैन पंप, ये सारी विधियां कौन सी है, पारंपरिक। और आधुनिक में 2 विधियां हैं, एक है छिड़काव तंत्र और दूसरा है ड्रिप तंत्र, है ना। तो हमारा जो उत्तर है वो हमें क्या पूछ रहा है कि आधुनिक विधि कौन सी है। तो आधुनिक विधि हमारी कौन सी हो जाएगी, ड्रिप तंत्र हो जाएगी, यानी स हमारा उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 2 है विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, वनस्पति जात कहलाते हैं, है ना। तो विशेष क्षेत्र में अगर पेड़ पौधों की बात करते हैं तब तो वे वनस्पति जात कहलाते हैं, और जीव जंतु की बात करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, प्राणी जात कहलाते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधों का पूछ रहे हैं इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ब हो जाएगा, वनस्पति जात। ठीक है, फिर प्रश्न संख्या 3, अनाज का भंडारण करते समय कीटों से सुरक्षा के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये देखो पहले चैप्टर में से प्रश्न आया है, जब हम फसल काट कर उसमें से बीजों को अलग कर लेते हैं तो उस बीज का हम क्या करते हैं, भंडारण करते हैं। और जब हम भंडारण करते हैं तो हमें उसकी सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, देखो ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर, नीम की सूखी पत्तियाँ ये उपयोग लेनी चाहिए, साइलों का उपयोग करना चाहिए, अ और ब दोनों, यानी अ ऑप्शन और ब ऑप्शन दोनों ही सही है, और तीसरा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो इसके लिए ये दोनों ही ऑप्शन सही है, अ और ब, इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, स। अ और ब दोनों ही सही है तो उत्तर हो जाएगा स। अब क्यों है इसको समझो। देखो पहले लोग क्या करते थे, जब भी अनाज इकट्ठा होता था उनका तो उसकी सुरक्षा के लिए उसके अंदर नीम की सूखी पत्तियां डाल देते ताकि कीटों से उनकी क्या होती थी, रक्षा होती थी। तो किसका उपयोग करते थे, नीम की सूखी पत्तियों का। और साइलों का मतलब होता है बड़े बड़े विशाल भंडार गृह, ठीक है, जिसमें अनाज को इकट्ठा करके रखा जाता है। तो ये साइलो तो हो गया भंडार गृह, तो इसमें भी कीटों से सुरक्षा होगी, है ना। नहीं तो खुला अनाज हम अगर हम रखेंगे तो उसमें कीट लग जाएंगे, उसको मतलब वो फसल बर्बाद हो सकती है। तो उसको हम बड़े बड़े कंटेनर में रख सकते हैं उनकी सुरक्षा के लिए। तो साइलो का उपयोग भी करते हैं और नीम की सूखी पत्तियों का उपयोग भी करते हैं। प्रश्न 4 है घरों में काम आने वाला सर्वाधिक उच्च श्रेणी का ईंधन कौन सा है। यानी कि उच्च श्रेणी का ईंधन, ईंधन बहुत सारे, लकड़ी भी ईंधन है, कोयला भी ईंधन है, केरोसिन भी ईंधन है और एलपीजी भी ईंधन है। लेकिन यहाँ पर उच्च श्रेणी का, सर्वाधिक उच्च श्रेणी का, इन चारों ऑप्शन में से जो सबसे अच्छा ईंधन हम घर में उपयोग करते हैं वो कौन सा है, एलपीजी। यानी जो गैस की टंकी हम यूज़ करते हैं उसमें कौन सी गैस भरी होती है, एलपीजी गैस भरी होती है। हो सकता है आपको इस बार इसका पूरा नाम परीक्षा में पूछ ले कि एलपीजी का पूरा नाम बताइए। तो इसका पूरा नाम क्या होगा, द्रवित पेट्रोलियम गैस, है ना, द्रवित पेट्रोलियम गैस। फिर देखो प्रश्न संख्या 5, वर्तमान में पक्की सड़कों के निर्माण में कोल तार के स्थान पर किस पेट्रोलियम उत्पाद का प्रयोग किया जाता है। तो आजकल सड़क निर्माण के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, बिटुमेन का उपयोग करते हैं। तो इसके लिए सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। फिर 6, प्रश्न 6 है किसी भूकंप की शक्ति के परिमाण को कौन से पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। तो उस पैमाने का नाम क्या है, रिएक्टर पैमाना। क्या है, रिएक्टर पैमाना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ब। 7वां प्रश्न है समतल दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है। ठीक है, उल्टा दिखाई देता है, नहीं, सीधा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, सीधा दिखाई देता है। वस्तु से छोटा नहीं, वस्तु के बराबर होता है।
वस्तु से बड़ा नहीं, तो वस्तु के बराबर होता है और सीधा होता है। तो इन तीनों चारों ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सीधा, है ना। जो हमारे घरों में कांच होता है तो उसमें हमारा फोटो कैसा बनता है? सीधा बनता है, उल्टा नहीं बनता, है ना। तो वो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न 8 है, नेत्र का वह कौन सा भाग है जो नेत्र को विशिष्ट रंग प्रदान करता है? तो आपने देखा होगा किसी का रंग, आंखों का रंग जो है वो काला होता है, किसी का नीला होता है, किसी का भूरा होता है ना। तो ये किस वजह से होता है? परितारिका की वजह से होता है। हमें पता है कि आंख होती है ना, ये वाला भाग पूरा काला काला होता है और बीच में एक छेद होता है। तो ये तो हमारी पुतली हो गई, और ये जो इसके ये वाला जो भाग है इसको हम क्या बोलते हैं? परितारिका बोलते हैं। और ये परितारिका जो है इस पुतली को क्या करती है? नियंत्रित करती है, यानी कब इसको छोटा करना है, कब इसको बड़ा करना है। तो ये काम कौन करता है? परितारिका। और रंग देने का काम भी कौन करता है? परितारिका ही करता है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपके प्रश्न 1 से लगाकर 8 तक जो आपके MCQ प्रश्न है, और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का है? 1 नंबर का, है ना। ये आपके 1 से 8 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 1 नंबर के होंगे और अब सद वाले प्रश्न होंगे, ठीक है। अगर मेरी वीडियो आप लगातार देख रहे हो और आपको पसंद आ रही है तो लाइक करने में कोई कमी मत रखना। मैं आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, तो आपका भी फर्ज बनता है कि कम से कम वीडियो लाइक कर अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर ले, है ना। अब हम करेंगे अति लघुरात्मक प्रश्न जो कि आपके 9 से 12 तक है, ठीक है। इसमें हमें शॉर्ट, वेरी शॉर्ट आंसर लिखना है। तो देखो प्रश्न 9 क्या है? प्रश्न 9 है, विषाणु सूक्ष्म जीवों से किस प्रकार भिन्न होते हैं, समझाइए। तो देखो हम जानते हैं कि जो विषाणु है वो भी एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है, लेकिन उसे सूक्ष्म जीवों से अलग रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि विषाणु जो होते हैं वो अपनी वृद्धि कब करते हैं? किसी के शरीर में अंदर जाने के बाद करते हैं, पहले वो निर्जीव होते हैं, है ना। तो इसका उत्तर हमें क्या लिखना है? देखो, विषाणु सूक्ष्म जीवों से भिन्न है क्योंकि यह केवल परपोषी में गुणन करते हैं, यानी किसी के शरीर में जाने के बाद में वो अपनी वृद्धि करते हैं, गुणन करते हैं, ठीक है। प्रश्न 10 है, ईंधन के बढ़ते उपयोग से पर्यावरण पर क्या हानिकारक प्रभाव पड़ता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, ईंधन के बढ़ते उपयोग से पर्यावरण पर निम्न हानिकारक प्रभाव पड़ रहे हैं। पहला है वायु प्रदूषण हो रहा है, दूसरा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तीसरा अम्लीय वर्षा हो रही है आदि। क्योंकि हमें उत्तर जो है बहुत छोटा सा लिखना है, इसलिए आप छोटे छोटे पॉइंट आपको लिखना है, बड़ा उत्तर आपको इसमें नहीं लिखना है। प्रश्न 11 है, परख नली शिशु के जन्म के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, परख नली शिशु के जन्म के लिए IVF, किस तकनीक का? IVF तकनीक का उपयोग किया जाता है। अब ये IVF होता क्या है? तो देखो, जिन माताओं के बच्चे नहीं होने की समस्या होती है तो उसके लिए क्या करते हैं, हम परख नली शिशु का निर्माण करते हैं। तो डॉक्टर क्या करेंगे, आदमी में से शुक्राणु निकाल लेंगे और महिला में से अंडाणु निकाल देंगे, और एक परख नली के अंदर शुक्राणु और अंडाणु दोनों को मिलाएंगे, जिससे किसका जन्म होगा? भ्रूण का जन्म होगा। अब जिस भ्रूण का जन्म परख नली में किया है उसको जो है महिला के गर्भाशय में स्थापित कर लेंगे, और 9 माह बाद में शिशु का जन्म हो जाएगा। और इस तकनीक को हम क्या कहते हैं? IVF तकनीक कहते हैं, ठीक है। तो परख नली शिशु के जन्म के लिए हम कौन सी तकनीक का उपयोग करते हैं? IVF तकनीक का उपयोग करते हैं। प्रश्न 12, चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक समस्याओं के अनुसंधान एवं निदान के लिए किस प्रकार की ध्वनि के उपकरणों का प्रयोग किया जाता है? हमें पता है ध्वनियाँ अलग अलग होती है, तो हम ऐसी कौन सी ध्वनि का उपयोग करें जिसमें हम चिकित्सा जैसे क्षेत्र के अनेक समस्याओं का समाधान कर सकें? तो देखो, चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक समस्याओं के अनुसंधान एवं निदान के लिए पराश्रव्य ध्वनि उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। यानी हमें याद क्या रखना है? पराश्रव्य ध्वनि उपकरण, केवल इतना सा याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपके प्रश्न 12 तक, जो कि आपके कितने कितने नंबर के हैं? 2-2 नंबर के हैं।
अब हम पढ़ेंगे लघुरात्मक प्रश्न, जो कि आपके कहाँ से कहाँ तक है, प्रश्न 13 से 22 तक है, और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का है, 4 नंबर का है। ठीक, तो यहाँ पर देखो प्रश्न 13, तो देखो इसमें स्तंभ अ का स्तंभ ब से मिलान कीजिए, यानी यहाँ हमें स्तंभ ए दे रखा है, इसके कौन कौन से पॉइंट है जो स्तंभ बी से मिलेंगे वो हमें मिलाना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हैजा, तो हैजा क्या होती है, एक बीमारी होती है जो किसके द्वारा फैलती है, जीवाणु के द्वारा फैलती है। तो यहाँ पर देखो यहाँ जीवाणु शब्द आया है, तो हैजा का सीधा सीधा संबंध किससे हो जाएगा, जीवाणु से हो जाएगा। फिर है प्रतिजैविक, जिसे हम एंटीबायोटिक बोलते हैं। तो प्रतिजैविक क्या होती है, एक प्रकार की दवाइयाँ होती है, और इन दवाइयों में से यहाँ पर कोई दवाई लिखी हुई है क्या, देखो यहाँ पर ये जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है ये एक प्रकार की दवाई है, और इसका नाम क्या है, प्रतिजैविक दवाई है। ये कौन सी है, प्रतिजैविक दवाई। उसके बाद देखो कवक, तो यहाँ लिखा हुआ है गेहूं की रस्ट, यानी कि कवक द्वारा एक गेहूं में एक रोग फैलता है जिसका नाम है रस्ट, है ना, तो इसको हम गेहूं की रस्ट से मिलान करेंगे। फिर देखो यहाँ पर लिखा हुआ है पोलियो, तो जो पोलियो है वो किसके द्वारा फैला है, वायरस के द्वारा, तो इसको हम किससे मिलान करेंगे, वायरस से मिलान करेंगे। प्रश्न 14 है, तीव्र दहन व स्वतः दहन में अंतर लिखिए। तो आप क्या कर सकते हैं, तीव्र दहन और स्वतः दहन की परिभाषा लिख सकते हैं, परिभाषा से ही इनके अंतर स्पष्ट हो जाते हैं। तो देखो उत्तर में मैंने क्या लिखा है, तीव्र दहन, जब पदार्थ तेजी से जलकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है तो इस प्रकार के दहन तीव्र दहन होते हैं। ठीक है, जैसे पेट्रोल का जलना, यानी जब किसी भी पदार्थ को हम जलाते हैं, यानी उसको जलाना पड़ेगा, तीव्र दहन में क्या करना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा, तो जलाएंगे तो तेज ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होगा, इसी को हम क्या कहते हैं, तीव्र दहन कहते हैं। और स्वतः दहन में क्या होता है, ऐसा दहन जिसमें पदार्थ को बिना ऊष्मा दिए स्वतः जल उठता है, स्वतः दहन कहलाता है। जैसे वायु में फास्फोरस का जलना, यानी फास्फोरस एक ऐसा पदार्थ है, अगर उसको हम खुले में वायु में रखेंगे तो उसमें ऑटोमेटिक आग लग जाएगी, स्वतः जलना शुरू कर देगा। अब है प्रश्न 15, प्रश्न 15 क्या है, देखो ये भी 4 नंबर का है। कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें कोष्टक में हमें थ्रेसिंग, खरपतवार, तैरने, फसल और जुताई ये दिया है, इनको हमें खाली जगह में भरना है। पहला प्रश्न है, मिट्टी को उलटने पलटने तथा पोला करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, जुताई कहते हैं। अवांछित एवं बिना उगाए पौधों को हटाया जाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, खरपतवार। क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगेंगे। दानों को भूसों से अलग करना क्या कहलाता है, थ्रेसिंग कहलाता है। ठीक है, तो ये पहले चैप्टर से ही खाली जगह पूरी की पूरी इसमें डाल दी गई है। ये हो गया आपका प्रश्न 15। प्रश्न 16 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए, यानी केवल एक शब्द लिखना है। पहला है, यौवनारंभ में शारीरिक परिवर्तन किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं, यानी जब हम किशोरावस्था में आते हैं उस समय हमारे जो परिवर्तन है वो किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं, तो वो हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होते हैं। तनाव संयोजन का कार्य किस हार्मोन के द्वारा किया जाता है, तो देखो जब किशोरावस्था में तनाव आता है ना, तो उसको नियंत्रित कौन करता है, कौन सा हार्मोन करता है, उसका नाम है एड्रीनेलिन हार्मोन। ग है, एड्स के रोग कारक वायरस का पूरा नाम लिखिए। देखो एड्स के रोग कारक को हम क्या कहते हैं, HIV, और इसका पूरा नाम क्या है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये इसका पूरा नाम है। फिर घ देखो, गाइटर रोग किस ग्रंथि से संबंधित है, तो ये थायराइड ग्रंथि से संबंधित होता है। ये जो गाइटर रोग होता है वो किस ग्रंथि की वजह से हो सकता है, थायराइड ग्रंथि की वजह से हो सकता है। अब 17वें प्रश्न में है सत्य असत्य वाले प्रश्न। तो देखो पहला है, द्रव या गैस बर्तनों की दीवारों पर दाब नहीं डालते हैं, तो ये हमारा कथन असत्य है, क्योंकि जब किसी भी बर्तन में हम पानी डालेंगे तो वह समान रूप से बर्तन की चारों दीवारों पर क्या डालेगा, दाब डालेगा, इसलिए ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, असत्य। ख है, बल का परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं, सत्य है ना। बल एक ऐसी राशि है जिसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी। जैसे मैंने किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया है ना, मान लो ये वस्तु है,
इस पर मैं इधर बल लगा रहा हूँ, तो देखो यहाँ बल भी लगा रहा हूँ, इसका परिमाण भी मुझे पता चल रहा है और इसकी दिशा किधर है, इस साइड में है। तो परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है, तो ये भी कथन हमारा क्या है, सत्य। क्योंकि चैप्टर में हमने देखा था कि जब हम एक गुब्बारे को, किसको, गुब्बारे को बाल पर रगड़ते हैं, किस पर रगड़ते हैं, बाल पर, तो इसको तो हमने आवेशित कर लिया, लेकिन इसके कागज के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उसको मैंने आवेशित नहीं किया। तो जैसे ही इस बलून को इन छोटे छोटे कागज के टुकड़ों पर लाऊंगा तो ये सारे कागज के टुकड़े इस बलून पर चिपक जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर ये तो आवेशित है और ये अनावेशित है, तो इनको क्या कर रहा है, ये आकर्षित कर रहा है। तो ये भी कथन हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। बल किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में नहीं ला सकता, तो ये कथन हमारा असत्य है। क्योंकि मान लो कोई वस्तु जैसे फुटबॉल है, उस पर अगर मैं बल लगाऊंगा तो ये कौन सी अवस्था में आ जाएगा, गति की अवस्था में आ जाएगा। तो ये कह रहा है गति में नहीं लाया जा सकता, तो ये कथन हमारा क्या है, असत्य है। अब है प्रश्न संख्या 18। प्रश्न 18 क्या है, देखो, वनोन्मूलन से क्या तात्पर्य है, यानी वनोन्मूलन क्या होता है, इसके दो कारण लिखिए और इसके दो कारण भी हमें बताने हैं। तो उत्तर क्या होगा, वनों को बड़े पैमाने पर काटना या नष्ट करने की प्रक्रिया को वनोन्मूलन कहते हैं। तो ये तो हो गई वनोन्मूलन की परिभाषा। अब इसके कारण हमें दो कारण लिखने हैं, निम्न है। पहला, बढ़ती जनसंख्या के कारण खेती के लिए अधिक भूमि की जरूरत होती है, जिससे वनों को काटा जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट कारण हो जाएगा। जनसंख्या बढ़ रही है तो लोग खेती करना चाहते हैं, तो खेती करने के लिए जहाँ जंगलों में पेड़ अभी भी लगे हुए हैं तो लोग उन पेड़ों की कटाई कर लेते हैं, जिससे वो क्या कर सकते हैं, वहाँ पर खेती कर सकते हैं। तो ये पहला कारण हो गया। दूसरा कारण देखते हैं। तो देखो दूसरा कारण क्या है, घरों, उद्योगों और ईंधन के लिए लकड़ी की अधिक मांग के कारण भी वनों की कटाई होती है। देखो लोगों को घर बनाने हैं, लोगों को उद्योग डालने, फैक्ट्रियां बनानी है, और ईंधन यानी जलाने के लिए ईंधन का भी प्रयोग किया जाता है। तो इन कारणों से भी लकड़ी की अधिक मांग होती है, जिससे वनों की कटाई होती है। तो ये वनोन्मूलन के दो कारण हो जाएंगे। अब प्रश्न 19 है, घर्षण हमारा मित्र व शत्रु दोनों है, इस कथन का उदाहरण द्वारा विश्लेषण कीजिए। देखो अगर मेरी वीडियोज आपको पसंद आ रही है तो लाइक करना मत भूलना, और मैंने इस चैनल में कक्षा 8 के जो आपके प्रश्नों उत्तर वाले वीडियो है वो भी डाल रखे हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वो भी चेक कर सकते हो, ठीक है। अब इसका उत्तर क्या, देखो, मित्र के रूप में घर्षण और शत्रु के रूप में घर्षण, तो इसको हमें समझाना है। तो मित्र के रूप में घर्षण कैसे हमारी मदद करता है, देखो, घर्षण बल के कारण हम वस्तुओं को पकड़ पाते हैं, हम चल पाते हैं, लिख पाते हैं, भवन निर्माण कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम किसके कारण कर पाते हैं, घर्षण के कारण। अतः घर्षण हमारे लिए क्या होता है, लाभदायक होता है। तो शत्रु क्यों है, तो देखो, घर्षण बल के कारण वस्तुएं घिस जाती है, जैसे जूते घिस जाते हैं, पेंच घिस जाते हैं, तो ये तो हानिकारक प्रभाव है। फिर मशीन में घर्षण के कारण अत्यधिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है, अतः घर्षण हमारे लिए हानिकारक भी है। देखो अगर हम जनरेटर चलाते हैं तो जनरेटर चलाते हैं तो उसमें मशीनें गोल गोल घूमती है। जब वो मशीनें गोल गोल घूमती है तो उसमें क्या होता है, घर्षण होता है। तो घर्षण के कारण हमारी अत्यधिक ऊर्जा क्या होती है, नष्ट होती है ना, ऊर्जा नष्ट होती है। ये बहुत बड़ा हानिकारक प्रभाव है, ठीक है। अब चलते हैं हम प्रश्न 20 की तरफ। प्रश्न 20 क्या है, देखो, एक दोलक 5 सेकंड में 50 बार दोलन करता है, इसकी आवृत्ति और आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक दोलक है। दोलक क्या होता है कि दीवार पर एक कील ठोक कर हम एक धागा लटका कर इसके ऊपर कुछ गेंद बांध लेते हैं। अब इसको ऐसे ऐसे हम गति करवाते हैं, तो इसी को हम दोलक कहते हैं। और ये क्या कर रहा है, दोलन गति कर रहा है, ठीक है। अब 5 सेकंड में ये कितनी बार ऐसे इधर उधर गया, 50 बार गया, तो ये इसकी दोलन हो गए, ठीक है। अब देखो हमें प्रश्न में क्या दिया है कुल दोलन, कितने दोलन है, 50, यानी ये 50 बार इधर उधर जा रहा है, तथा समय कितना है, 5 सेकंड, यानी दोलन करने में इसको कुल 5 सेकंड लग रहा है। अब हमें पहले तो क्या ज्ञात करनी है, आवृत्ति। तो आवृत्ति का सूत्र होता है
कुल दोलन बट्टा समय। तो यहाँ कुल दोलन कितने हैं 50। ये आवृत्ति का देखो सिंबल है एफ, छोटा एफ है ना। तो एफ बराबर कुल दोलन 50 हो गए और कितना समय लगा 5। तो 50/5, 50 में हम 5 का भाग देंगे तो 5 एकम 5 यानी यहाँ ऊपर 10 आएगा। तो एफ हमें कितना मिल जाएगा 10। और आवृत्ति का मात्रक किस में लिखते हैं हर्ज में। तो यहाँ 10 हर्ज, ये इसका क्या हो जाएगा मात्रक हो जाएगा। अब हमें आवर्तकाल भी ज्ञात करना है। इसका सूत्र क्या है, आवर्तकाल बराबर 1/आवृत्ति। आवृत्ति हमने निकाली, कितनी निकाली 10। तो आवर्तकाल को हम टी से लिखते हैं, बराबर की जगह बराबर, एक की जगह एक, आवृत्ति कितनी आ जाएगी 10। एक में 10 का भाग देना मतलब क्या करना, देखो नीचे कितना जीरो है 1 जीरो, तो ऊपर से एक अंक छोड़कर क्या लगा देंगे पॉइंट, यानी 1.0। आवर्तकाल हमारा क्या हो जाएगा 0.1 सेकेंड। ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न 21 है, भूकंप आने के क्या क्या कारण हैं। भूकंप से स्वयं के बचाव के लिए आप क्या कर सकते हैं। देखो भूकंप जो आते हैं उसके क्या क्या कारण हैं। इसका उत्तर है, भूकंप मुख्य रूप से पृथ्वी के अंदर प्लेटों की हलचल और ऊर्जा के मुक्त होने के कारण होता है। यानी अचानक कोई ऊर्जा मुक्त होगी तो भूकंप आ सकता है। एक पृथ्वी के अंदर जो प्लेटें होती हैं उनमें हलचल होता है तब भी भूकंप आता है। ये हो गया मुख्य रूप का कारण। और क्या कारण है देखो, इसके अलावा ज्वालामुखी फटने, उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने, या नाभिकीय, जब भूमि के अंदर जब हम नाभिकीय विस्फोट करते हैं, नाभिकीय विस्फोट से भी हो सकता है। तो इन 3 कारणों से भी भूकंप हो सकता है। ठीक है। भूकंप आने पर यदि हम घर के अंदर हो तो मेज के नीचे बैठेंगे, और यदि घर के बाहर हैं तो खुले स्थान पर चले जाएंगे। देखो पीछे बाद में हमें ये भी पूछा था, भूकंप से स्वयं के बचाव के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ ये मैंने उत्तर इसमें लिख दिया है। ठीक है। प्रश्न 22 क्या है, आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R को दिए गए चित्र में दर्शाइए। यानी यहाँ पर हमें एक चित्र दिया था, यहाँ पर ये कोण I मैंने दर्शाया है, यानी रेड पेन से लिखा है। तो ये यहाँ पर ब्लैंक था और मैंने यहाँ I लिख दिया। तो ये आपतन कोण है। क्यों है भाई, क्योंकि यहाँ पर जो ये किरण आ रही है ये आपकी आपतित किरण है, और आपतन कोण जो है वो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का होता है। और परावर्तित कोण कौन सा होगा, परावर्तन कोण R, वो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में होगा। अब देखो मुझे कैसे पता चला ये आपतित किरण है, तो यहाँ पर देखो एरो बना हुआ है ऐसे, यानी यहाँ से ये किरण जा रही है और यहाँ दर्पण से टकराकर ये किरण वापस आ रही है। तो ये आपके हो गई परावर्तित किरण और ये हो गई आपकी आपतित किरण। ठीक है। अब हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि यदि कोण I 40 डिग्री हो तो परावर्तन के नियमानुसार कोण R का मान क्या होगा। तो देखो परावर्तन का नियम क्या कहता है, परावर्तन के नियमानुसार आपतन कोण I परावर्तन कोण R के बराबर होता है। क्या होता है, बराबर, अर्थात कोण I जो है वो कोण R के बराबर होता है। तो कोण I हमें कितना दे रखा है 40 डिग्री, तो कोण R भी बराबर है दोनों, तो कोण R भी कितना होगा 40 डिग्री होगा। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं निबंधात्मक प्रश्नों की तरफ। प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होगा, 8 नंबर का होगा। ठीक है। और 23 से लगाकर 25 के प्रश्नों की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अब ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अगर मेरी वीडियो आपको ये पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू।